नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और वीकेंड चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चाएं बहुत है पर इस समय चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है अमेठी की। अमेठी जो कभी कांग्रेस की पुश्तैनी सीट रही है, हमेशा जीतते आए हैं, पर बीते कुछ वर्षों से अमेठी पर कांग्रेस का परचम खत्म हो गया है। स्मृति ईरानी वहां जीत कर आ रही है। कारण क्या अमेठी के लोगों ने राहुल गांधी को नकार दिया है? क्या अमेठी के लोगों ने कांग्रेस परिवार को नकार दिया है? क्या अमेठी के लोगों के बीच में जो जगह थी उनके हृदय में, उनके दिल में, वो जो जगह है वो कम हो गई है? खैर, वो तो वहां के लोग जानते होंगे। पर जब बात चुनाव की होती है तो सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं। यहां पर अमेठी की बात इसलिए आ रही है क्योंकि अभी हाल में ही 2 दिन पहले कांग्रेस को नया कप्तान मिला है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस को, अजय राय, 5 बार के विधायक, पुराने अनुभवी और पूर्व मंत्री। और जब उन्होंने इस गद्दी को संभाला, वो गद्दी जो चुनौतियों से भरी है, वो गद्दी जिस पर कांटे हैं, वो गद्दी जिस पर उम्मीद है, वो गद्दी जिस पर संघर्ष है। मैं चारों बातें आपको इसलिए कही कि फिलहाल कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में ऐसी ही है। विधानसभा चुनाव में 2 सीटें और निकाय चुनाव में जो हश्र है वो सबने देखा है। कर्नाटक चुनाव के चलते यहां पर कोई बड़ा नेता नहीं आया और लगा एक प्रकार से बीजेपी को बाकोवर दे दिया हो, पर यहां पर बाकोवर तो नहीं, चुनाव तो लड़ा गया, लोग जीत कर आए, पर जो व्यवस्थाएं या जो परिणाम आपके सामने आना चाहिए वो नहीं आ पाए। खैर, यहां पर तमाम परिवर्तन होते रहे। मधुसूदन मिस्त्री भी आए, निर्मल खत्री भी आए, राज बब्बर भी आए, उसके बाद अजय कुमार लल्लू भी आए संघर्ष करने के लिए। उसके बाद अभी हाल में ही 6 प्रांतीय अध्यक्षों के साथ साथ बिजलाल खाबरी, ओबीसी वर्ग के नेता, उनको यहां तरजीह दी गई और 11 महीने का कार्यकाल रहा, पर उनको शायद लोग नहीं समझ पाए या जो पार्टी की जो उम्मीदें हैं उस पर खरे नहीं उतरे। इसके बाद उनको यहां पर हटा दिया गया। अजय राय को कमान दी गई है और अजय राय ने आते ही 2 ऐसे बयान दिए जिस पर चर्चा लगातार चल रही है कि आने वाले समय में जो 24 का आम चुनाव है, उस आम चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा शायद बनारसी चुनाव लड़ सकती है और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। वो राहुल गांधी जो पिछली बार वायनाड से चुनाव लड़े थे। पर इस दौरान तमाम तरह की चर्चा ये भी है कि जब चले गए तो यहां दोबारा क्यों आएंगे, और ऐसा कौन सा मंत्र अब सामने आ गया, ऐसी कौन सी रणनीति सामने आ गई है कि राहुल गांधी को यहां पर फिर कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा की बनारसी से बात की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि जरा यहां बोल चुके हैं कि स्मृति ईरानी से अमेठी की जनता जवाब मांग रही है और बीजेपी बौखला गई है। चर्चा में शायद महत्वपूर्ण है। फिलहाल 2 छोटे बयान सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए। 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, वो 13 रुपया का चीनी कहाँ गया? जनता को जवाब। राहुल गांधी जी के अमेठी से लड़ने की चर्चा पर ही भारतीय जनता पार्टी में फड़फड़ाहट शुरू हो गई। घबरा गए हैं। आखिर होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि 13 रुपए किलो शक्कर देंगे हम प्रदेश के लोगों को अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। और प्रदेश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। तो श्री राहुल गांधी जी ने जो लगातार जनता के मुद्दे उठाए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने इतना बड़ा जनादेश भाजपा को दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बदले में क्या दिया? महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, अपराध बढ़ा। तो आज डर गए हैं, क्योंकि श्री राहुल गांधी जी जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं और वो प्रदेश के जब सवाल करेंगे उस पर भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि घबराहट क्यों? श्री राहुल गांधी जी अमेठी से लड़ेंगे, श्रीमती प्रियंका गांधी जी भी बनारस से लड़ेंगी। प्रधानमंत्री जी भाग क्यों रहे काशी छोड़कर? काशी छोड़ के मत जाइए। उत्तर प्रदेश की जनता आपको यही सबक सिखाएगी। जिस धरती पर आपने वादा किया था प्रदेश के लोगों से, वही जनता आपको सबक सिखाने वाली। तो यहां पर हमने देखा कि अजय राय का बयान भी आया, कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बयान भी आया। चर्चा में शायद महत्वपूर्ण है इसलिए भी क्योंकि यहां पर क्या
कांग्रेस का चुनावी बिगुल बज गया है, उत्तर प्रदेश में तैयारी शुरू कर दी है और महत्वपूर्ण चुनाव है और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके, कुछ समय में रूबरू हमसे होंगे। और निश्चित रूप से जो आज की चर्चा है ये बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सबको अपनी बात रखना है। हमारे साथ मेहमान जुड़ रूबरू करा रूँ, विवेक श्रीवास्तव प्रवक्ता भाजपा ग्रुप पर भी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से विवेक पांडे अपनी राय देंगे और प्रवक्ता कांग्रेस से उनके फायरमैन प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल अभिमन्यु त्यागी से। त्यागी जी, वायनाड से यहाँ पर वापसी, अमेठी की बात कही जा रही है, नया कप्तान भी चुन लिया गया है 11 महीने के कार्यकाल जनरल खाबरी के बाद। जरूरत समझ में आ रही है कि निकाय चुनाव तो पूरा वॉकओवर दे दिए थे, 14, 19, 17, 22 नगर पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, तमाम चुनाव हुए, पर कांग्रेस की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कर्नाटक जीत कर आए हैं, हिमाचल जीत कर आए हैं, पर उत्तर प्रदेश जहाँ से केंद्र की कुर्सी का रास्ता होकर जाता है, वहाँ पर अपना जनाधार बढ़ाने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? केवल यहाँ पर राहुल गांधी की अगर चुनाव लड़ने की बात कर रही जा रही है तो अब सक्रियता जरूरी है, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव के समय ही उत्तर प्रदेश में सक्रिय होती है। विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी वाड्रा राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस आई थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था, 40% महिलाओं को टिकट दिया था, पर मामला वही रहा, ढाक के 3 पात। अब ढाक के 3 पात को अपने लिए फायदेमंद कैसे करेंगे, इसका जवाब दे दीजिए अभिमन्यु भाई जी। वंदे मातरम। देखिए, पार्टी हमेशा से मजदूर की, किसान की, मध्यवर्ती जी बेरोजगारी के, शिक्षा के, चिकित्सा के, किसानी के, मध्य वर्ग के, गरीबों के, तो कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं और हमेशा आंदोलन किया है, चाहे सड़क की बात हो चाहे सदन। अच्छा। अब मैं बात करना चाहूंगा, आपने सवाल किया कि किस तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि जो पहले का परफॉर्मेंस जो आपने बताया जी वो बहुत बेहतर नहीं बताया। तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 21 इनके सांसद जीते थे हमारी पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसद। 14 से बात कर रहा हूँ। पर हाँ, बेशक जी, इन लोगों ने मेहनत की। अच्छा। और हम लोग संगठन पे काम नहीं कर पाए। अच्छा। और हमारा संदेश ये गया कि हम लोग समझौते के साथ मिलकर लड़ते हैं। अच्छा। तो अब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ और देश की नहीं, दुनिया की उन तमाम चंद पार्टी में है, देश की तो एकमात्र पार्टी है जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है जी, पूरा पार्लियामेंट्री चुनाव होता है जी। तो हम लोग लड़े और चुनाव जीत गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब। अच्छा। अब हम संगठन पे काम कर रहे हैं लगातार। और देखिए, अजय राय जी, उन्हें गांव गांव में लोग जानते हैं। अच्छा। और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से आंखों में आंखें डालकर राजनीतिक मुद्दों पर बात करने की अगर कुव्वत है, अगर संघर्ष कोई कर सकता है तो वो अजय राय हैं। अरे भाजपा ही तो रहे हैं। और आप देखेंगे चंद दिनों में पार्टी का रहा तो भाजपा ही से सीखे हैं भाई, 3 बार विधायक रहे भाजपा से, तो आंखें में आंखें डाल के बात तो करेंगे भाई। हाँ, तो आप भाजपा में तो इतने लोग कांग्रेस के गए हुए हैं। हाँ। तो सांसद बनने में उनकी लिस्ट है 104 से 105 लोग। अच्छा। लेकिन देखिए, वो कहीं से भी आए हो जी, लेकिन वो भारत के संविधान को मानते हैं। अच्छा। और आखिरी में उनका विचार इसलिए कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का रहा जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जो रहेगा जी, वो हमेशा से संविधान को मानेगा, क्योंकि संविधान की जो आत्मा है वही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। अच्छा। और हमेशा से जो क्रांति करी है वो किसानों मजदूर के बच्चों ने क्रांति करी है। भगत सिंह किसी धन्ना सेठ के बच्चे नहीं थे। अच्छा। वो किसान के बच्चे थे। अच्छा। तो जी, वो गरीब आवाम खुद चाहता है कि देश में परिवर्तन हो। अच्छा। वो चाहते हैं कि उनके हक हकूक के बारे में बात हो। अच्छा। वो चाहते हैं कि बात रोटी की भी हो, राशन में लाइन लगने की बात ना हो। अच्छा। कि देश में लगातार गरीबी रेखा से ऊपर लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे क्यों जा रहे हैं लगातार। अच्छा। इसके बारे में चर्चा हो। मोदी जी खुले मन से कहते हैं 82 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन देते हैं। ये तो शर्मनाक बात है। आपके पास ऐसी कोई नीति ऐसी क्यों नहीं है कि गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम आप नीति के द्वारा करें? ऐसी कोई नीति इन लोगों के पास नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड 28 करोड़ लोगों को मनमोहन सिंह जी की सरकार में गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम किया। इंदिरा गांधी जी ने जब नारा दिया था गरीबी हटाओ का, तो ऑन रिकॉर्ड 16 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का कार्य किया। आज खुद बड़ा शर्मनाक मामला है कि खुद मोदी जी खुले मन से कहते हैं 82 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन देते हैं। अच्छा। तो विडंबना है देश की। नौजवान रोजगार मांग रहा है, उनको लाठी देते हैं। अच्छा। नौजवान कहता है हमें फौज में भर्ती की वैकेंसी खुलनी चाहिए, उन्हें अग्निवीर देते हैं। अच्छा।
सरकारी कर्मचारी मांगता है कि पेंशन मिले। तो आप मानते हैं कि बीजेपी सरकार केंद्र की मुफ्त की राजनीति करती है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी भेदभाव की राजनीति करती है। अच्छा। हम कहना चाहते हैं ये देश का जो संविधान की आत्मा है वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। चलिए ठीक है। देश संविधान से चलेगा, नफरत की बातों से नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, उसका पैगाम था नफरत को हराने का, मोहब्बत को बढ़ाने का। नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी, ये पैगाम था। और जो अब आगामी भारत जोड़ो यात्रा है तो आदरणीय अजय राय जी की मेजबानी में उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता और आम जनता राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यात्रा को सफल कर। ठीक है। अभिमन्यु भाई, मेरे दो सवाल, छोटे सवाल हैं, उनका जवाब देने फिर मैं बेबी भाई से बात करूंगा। मेरे दो सवाल ये है कि आप अखिलेश यादव के साथ जुड़ते हैं, गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं और आपको यहाँ पर नुकसान होता है। अब वही INDIA में आप शामिल हैं और उत्तर प्रदेश में वही होने वाला है जो पिछली बार भी हुआ है कि आपको अखिलेश यादव के साथ समझौता करके चुनाव लड़ना है। यहाँ पर सीटों का बंटवारा होगा और चुनाव लड़ना है आपको। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में विपक्ष के रूप में, तो फिर वही स्थिति बनेगी जब फिर आपको मेल मिलाप करके चुनाव लड़ना है। तो आपको नहीं लगता है कि इस बार भी प्रदर्शन कुछ बेहतर हो पाएगा या पिछली बार की तरह ही रहेगा? जी। समाजवादी पार्टी से हमारा गठबंधन था 2017। जी जी। इनकम्बेंसी भी जुड़ी हुई थी जी। वो कांग्रेस पार्टी का देखे जो प्रयोग था, राजनीति में प्रयोग चलते हैं। अच्छा। वो हमारा प्रयोग असफल रहा, मैं मानता हूँ, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो प्रयोग हमेशा से असफल रहे। अच्छा। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, ये लगातार बेशक जीतते हैं, लेकिन जो असल मुद्दे हैं जनता के, महंगाई के, बेरोजगारी के, शिक्षा के, चिकित्सा के, किसानी के, मध्य वर्ग के, गरीबों के, वो हमेशा झुके टू खड़े हुए हैं। अच्छा। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान रोटी नहीं देता, रोटी की सबसे बड़े मुद्दा है आज। चलो ठीक है, कि कैसे स्वाभिमान के साथ रोटी, ठीक है, वो रोटी का अधिकार, वो नौकरी का अधिकार कांग्रेस पार्टी। ठीक है, हो गया। और ये बताइए, एक सवाल मेरा और है अभिमन्यु भाई, कि चुनाव के समय ही आपके जो बड़े नेताओं को याद क्यों आती है उत्तर प्रदेश की, पहले याद क्यों नहीं आती है? 6-8 महीने पहले आप सक्रिय हो जाते हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह फूकना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि लड़ जाओ, संघर्ष करो, रणनीति बनाओ। 6 महीने में रणनीति कैसे बनेगी? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हाथरस की बेटी के उसका हत्या कर दी गई, प्रियंका गांधी जी पहुंची। आप देखें लॉकडाउन के दौरान जब मजदूरों के खा लेते, कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से वाहन कर दिया। उस दौरान हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार जी जेल बचाने का काम किया। टैनी पुत्र ने प्रियंका गांधी जी पीड़ित परिवारों से मिलने जा रही थी, उनको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। देखिए असल अगर कांग्रेस पार्टी है, लड़ाई लड़ रहा है, आदिवासियों के ऊपर गोली चलाई गई, उनकी हत्या हो गई। तो देखिए प्रियंका गांधी जहाँ घटना घटित हुई, पीड़ित परिवारों से मिलने, सबसे पहले मदद पाने का काम अगर किसी ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। और भाजपा की अहंकारी सरकार जहाँ कहीं भी घटना हो, विपक्ष को रोकने का काम, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को रोकने का और उन पर मुकदमे करने का, तो जेल पहुंचाने का काम किया। जी ठीक है। बेबी भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? बेबी श्रीवास्तव, शायद उनके साथ संपर्क टूट गया है। मैं बेबी पांडे को लेता हूँ। बेबी भाई, किस तरह देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब कांग्रेस दोबारा सक्रिय हो रही है, राहुल गांधी की अमेठी चुनाव लड़ने की बात हो रही है, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात हो रही है और कांग्रेस यहाँ पर दोबारा अपनी पुरानी जमीन तलाशने में लग गई है। आपके गठबंधन के साथी भी है, पहले भी आपका अनुभव रहा है, तो किस तरह देखते हैं व्यवस्थाओं को? और बेबी पांडे, क्या कुछ अलग होगा अगर राहुल गांधी यहाँ पर अमेठी आएंगी, क्योंकि पिछली बार वायनाड चले गए थे, क्योंकि शायद उनको भी लग रहा था कि चुनाव जीत नहीं पाएंगे? किस तरह देखते हैं? और जो पुराना अनुभव है वो खराब रहा है, नए अनुभव में किस प्रकार रणनीति बनाएंगे? बेबी पांडे। गौरव भाई, मैं पहले तो मंच पे सभी को प्रणाम समर्पित करता हूँ। आज बहुत दिन के बाद कोई ऐसी डिबेट देखी मैंने जी, जिसमें ओपनिंग आज मीडिया ने कांग्रेस के माध्यम से शुरू की। अच्छा, तो हवाओं का रुख बदल रहा है और इंडिया, अरे हवाओं का रुख नहीं बदल रहा भाई, जो जरूरी है वो करूंगा भाई। क्या बात है बेबी भाई? नहीं बिल्कुल, मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ जी कि आज काफी लंबे समय के बाद मैंने देखा कि डिबेट की ओपनिंग आज कांग्रेस के प्रवक्ता के माध्यम से आपने करवाई है जी, और इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ। और सुना है कि कोई पत्र सरकार ने मीडिया चैनलों, मीडिया हाउस के लिए जारी किया है जी, तो लोकतंत्र
की कितनी अच्छी मिसाल इस पत्र के माध्यम से दी गई है। जी मैं उम्मीद करूंगा कि एक चर्चा उस पर भी जरूर रखिएगा अगर आप उचित समझें। जी और लोकतंत्र में मीडिया चौथे स्तंभ की अधिकारों को सुरक्षित करने की अगर आपको लगता है कि आवश्यकता है तो उस पर जरूर एक डिबेट भी होनी चाहिए, बिल्कुल जो कि सरकार की तरफ से जारी किया गया मीडिया हाउस को लेकर। जी बिल्कुल अब बात करते हैं विषय पे जी कि स्मृति ईरानी जी, मुझे लगता है भाजपा के टॉप 5 सबसे बड़े झूठे जी नेताओं का जब नाम शिलालेख पे लिखा जाएगा तो स्मृति ईरानी का भी नाम उसमें जरूर दर्ज होगा। अच्छा मुद्दों पे मौन रहने वाली, अच्छा विपक्षियों को केवल लक्षित और सीमित मानसिकता से कोसने वाली, अच्छा महिला सम्मान के ध्वस्तीकरण पर एक शब्द न बोलने वाली, जी खुले आम झूठ परोसने वाली, ऐसी जननायक आदरणीय स्मृति ईरानी जी, जी जिन्होंने सदन को भी बालाजी का मुझे लगता है कि शूट का वो समझ लिया, सेट समझ लिया। अच्छा और जिस तरीके की वो बातें करती हैं जी विपक्ष को लेकर के, चाहे मुद्दों पे, मुझे लगता है कि ये एक हास्यप्रद दृश्य रहता है, देखने योग्य नहीं रहता है। जी अमेठी की बात जहां तक की जाए, मैं तो ये सवाल पूछूंगा, हमारे आदरणीय प्रवक्ता बहुत जमीनी नेता है भाजपा के, जी अमेठी में स्मृति जी के आने के बाद जी जो आने के पहले उन्होंने वादे किए थे, आपको याद होगा वो सिलेंडर लेके रुदन प्रलाप करना, जी प्याज की मालाएं पहन करके धरने देना, भाई जो वादे किए गए अमेठी की जनता से, क्या वो वादे पूरे कर दिए गए? पहला सवाल। अच्छा दूसरा सवाल मेरा ये है, अमेठी में जो उद्योग थे उसके अलावा 2 बार ये एमओयू साइन करवा चुके हैं उद्योगपतियों से, कितने नए उद्योग अमेठी परिक्षेत्र में लगे हैं, बिल्कुल सही बात उसकी जानकारी आप हमको जरूर दे जी दीजिएगा। बस ये 2 सवाल पहले मैं लेना चाहूंगा आपके माध्यम से, जी क्योंकि झूठों का पुलिंदा परोसने पूछ वाले लेता हूँ बीजेपी के जो विधायक है, हाँ 100 लोगों को तो उठा के मध्य प्रदेश भेजा जा रहा है, जी वो जाएंगे जनता की नब्ज टटोलने। भाई हास्यप्रद लगता है कि अपने उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र की जनता की नब्ज जो न टटोल सके, वो मध्य प्रदेश के चुनाव में जाकर के जनता की नब्ज टटोलेंगे। और जी 3 महीने जो वो मध्य प्रदेश में रहेंगे अपने क्षेत्र को छोड़ करके, अनाथ की तरह जनता को छोड़कर, जी ये भी बता दीजिएगा कि क्या वो उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स के पैसे पे सुविधाओं के साथ जाएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार उसका पूरा खर्च वहन करेगी और 3 महीने इन 100 विधायकों की जो इनको सैलरी मिलती है, जो इनको भत्ते मिलते हैं, वो रोके जाएंगे? चले जनता के टैक्स के वो पैसे मुद्दा से रखूंगा बेबी भाई, दुरुपयोग पूछ लेता को हूँ करने की बात होनी चाहिए। सुन पूछ लेता लीजिए, हूँ पूछ लेता जनता हूँ के टैक्स के पैसे से क्या राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल किया चले जाएगा? चलिए मध्य प्रदेश बेच अरे करके जनता 100 के विधायकों को बेबे प्रचार भाई प्रसार किया जाएगा। बेबे भाई ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था बन चुकी है कि जनता के पैसों को जहां जैसे उपयोग करना है सभी कर रहे हैं, कोई पीछे नहीं तो है। मध्य प्रदेश सरकार या तो जिम्मेदारी ले या तो भाजपा बिल्कुल। जिम्मेदारी ले। भाजपा चलिए। सबसे बड़ी चंदे बटोरने वाली पार्टी चलिए, है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स के पैसे से इन 100 विधायकों को क्यों दी जाएगी तनख्वाह? चलिए भाई? ठीक है, पूछ रहा हूँ क्यों पहले भत्ते दिए जाएंगे 3 महीने? पहले आज के मुद्दे पर जब वो चर्चा अपना कर लूं। क्षेत्र छोड़ करके जाएंगे चलिए हो मध्य गया प्रदेश। समय कम है दूसरी बेबे बात, भाई। अमेठी में बेबे भाई समय MOU कम है साइन बेबे होने भाई। के बाद कितने नए उद्योग लगे? चलिए उसका पूछ जवाब लेता दे हूँ। दे केवल। विवेक बस ये श्रीवास्तव, दो सवाल है, छोटे चल ठीक है, ठीक सवाल है। है, मासूम से। विवेक श्रीवास्तव बड़े नाराज है अभिमन्यु त्यागी जी भी और बेबी पांडे भी, और कह रहे हैं इस बार रणनीति बदलेगी और इस बार अमेठी हारेंगे आप। बेबी पांडे कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी टॉप लीडरों में एक है, महिलाओं पे बोलती नहीं है, ना सिलेंडर उठाती है, ना प्याज की माला पहनती हैं, झूठ परोसती हैं, खुलेआम ये आरोप लगा रहे हो, कह रहे हैं इस बार अमेठी में परिवर्तन तय है। और ये भी बताया उन्होंने कि बीजेपी की स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश से 100 विधायक भेज रहे हैं एमपी में पर्यवेक्षक के रूप में प्रचार करने के लिए। ये स्थिति हो गई क्या? जवाब आपको देना है दोनों को, सत्ता पे आप ही हैं जी। मुस्कुरा दिए आप पहले, मुस्कुरा क्यों नहीं भाई बेबे भाई? ऐसी कौन सी बात पूछ रही मुस्कुरा दिए आप जी? गौरव जी जी मैं थोड़ा सा बीच में मेरी ऑडियो कट गई थी जी मैं थोड़ा शुरुआती दौर में आपके कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन पाया, जी तो आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता नए हैं या इन्होंने नई नई कांग्रेस ज्वाइन की है? अरे भाई पुराने प्रवक्ता भाई अभिमन्यु भाई, अभिमन्यु त्यागी पुराने इन्होंने प्रवक्ता भाई जी। इन्होंने बातचीत में ये बता दिया जी कि भगत सिंह किसान परिवार से थे, जी वो क्रांति का जिक्र किया। जी भगत सिंह का कांग्रेस से कोई रिश्ता था क्या?
कभी कांग्रेस भगत सिंह के पक्ष में कहीं खड़ी हुई थी क्या? लीजिए। मैं शुरुआती जो सुन पाया मैं उस पर नहीं, बिल्कुल मुझे बिल्कुल हंसी आई। बिल्कुल कहा था उन्होंने, कहा था भाई, बिल्कुल कहा था जी। आप उसको रिप्ले करके देख लीजिएगा। जी। दूर दूर तक भगत सिंह का कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं रहा है। अच्छा। भगत सिंह को अगर जानना हो, वीर सावरकर को जानना तो भगत सिंह को पढ़ लें। अच्छा। वीर सावरकर के आगे वीर शब्द का प्रयोग भगत सिंह ने किया है, क्या बात है। जिनको कांग्रेसी गाली देते नहीं थकते। जी। तो ये नए नए हैं या कांग्रेस में नए नए आए हैं। अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज, उधार के चिरागों से रोशनी का ये चाहत कब तक बनी रहेगी? उधार के चिराग समझ नहीं पाया मैं, विस्तार से बता दीजिए। खाबरी बसपा से आए थे। अच्छा। पूरा जीवन उनका कांग्रेस के विरुद्ध राजनीति का रहा। बिल्कुल रहा। अजय राय 3 बार विधायक भाजपा से रहे। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद सपा में चले, एक बार निर्दलीय विधायक रहे। जी। क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी को एक अदद आदमी घर का नहीं मिल रहा है? लीजिए। क्या कांग्रेस के संगठन की यह हालत हो गई है कि इनको कोई ग्रास रूट वर्कर नहीं मिल रहा पता सत्ता बनाने के लिए? अच्छा। तो अगर इन उधार की चिरागों से रोशनी की चाहत कांग्रेस किसी तरह से बनी रहेगी तो ये चाहत इन्हें मुबारक हो। अच्छा। और इसके परिणाम भी जनता इनको देती रही है। 8 से 2 पे आ गए, विधान परिषद में शून्य है जी। ये अमेठी की बात करते हैं। कह रहे आप लोग बौखला गए, डर गए। सुन लीजिए साहब, कौन बौखलाया है कौन आप नाराज हो गए? समझ में आ जाएगा। तो आप मेरे शब्दों से बौखला गए, आप मेरे शब्दों से बौखला गए जी। कहाँ बौखला गए? सुन तो लीजिए हुजूर। हाँ, मैं तो सवाल ही पूछा भाई। हाँ। नरेंद्र मोदी जी की उस प्रचंड जीत में जी। राहुल गांधी को हार दब गई जी। वो कांग्रेस के सिटिंग प्रेसिडेंट की हार थी। अच्छा। अमेठी में जो राहुल गांधी हार के गए हैं। अच्छा। आजादी के बाद का इतिहास उठा के देख लीजिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट कहीं चुनाव हारा बताइए? वो पहली हार थी। ये देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हार थी। अच्छा। जो अमेठी में हुई। अच्छा। और अमेठी के गांधी परिवार के समय की अमेठी की स्थिति और उसके बाद की अमेठी की स्थिति, अच्छा, दोनों देख लीजिए। जो कहते हैं कि साहब वहां राहुल गांधी जी ने विकास की गंगा बहा दी थी, जिस झोपड़ी में राजीव गांधी जागते थे उसी झोपड़ी में राहुल गांधी के भी जाने का जिक्र है। अच्छा। मैंने एक बार कहा था डिबेट में। अच्छा। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने कहा क्यों, क्या गरीब की झोपड़ी में जाना पाप है? हमने कहा नहीं, पाप गरीब की झोपड़ी में जाना नहीं है। पाप यह है कि आपके पूरे खानदान को जिता के अमेठी से दिल्ली भेजने के बाद उस गरीब की झोपड़ी पक्के मकान में तब्दील क्यों नहीं हुई? क्या बात। अगर आपके बाप भी उसी में झांक रहे तो और आप भी उसी में झांक रहे हैं तो डूब मरना चाहिए आपको। ताकि वो गरीब की झोपड़ी पक्के मकान में तब्दील क्यों नहीं हुई? प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उस तक क्यों नहीं पहुंचा? आज हम रिकॉर्ड संख्या में देश के गरीबों को किसने कह दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं पहुंचा? गौरव भाई, गरीब की योजना पांडे बोल दिया, लाभ मिल रहा है, लेकर के छाती फटती है। मैंने 2 सवाल, गरीब का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री है जी। विवेक भाई, दे रहा है। विवेक भाई आपसे विवेक पांडे सवाल पूछ रहे हैं। गरीब को अब दवा दे रहा है, इनकी छाती फटती है। विवेक भाई आपसे विवेक पांडे सवाल पूछ रहे हैं, चलिए पूछिए विवेक भाई। अरे पहले जवाब तो मेरा हो जाए फिर सबका जवाब दूंगा। हाँ। एक तो एमओयू इन्होंने साइन कराए पहले कार्यकाल। अरे सुनिए भाई, अरे एमओयू के नाम से लोग घबरा के जाते भाई, एमओयू के नाम से घबरा के जाते आप लोग। हाँ सुनिए आप सारे प्रश्न लेते रहिए, सबके जवाब दूंगा। ये तो विपक्ष के सवालों लोग ये कह रहे हैं सोचिए सदन में कितना झूठ वहाँ पे कौन कौन से उद्योग धंधे चालू हो गए। अच्छा। अरे आप सत्ता में हतोत्साहित क्यों जाते हैं भाई? सवाल ही तो है। AK-47 शिमला कारखाना चालू हुआ कि नहीं चालू हुआ? सवालों से आप इतना असहज क्यों जाते हैं? अमेठी में अच्छा
AK-47 का उन्नत कारखाना चालू हुआ कि नहीं चालू हुआ, इन्हें बता दीजिए। चलिए, ये रुक जाइए। राहुल गांधी जब तक वहां से सांसद थे, एक अदद ऑडिटोरियम नहीं था अमेठी में। ये रिकॉर्डों में है, हम नहीं कह रहे हैं। अच्छा, तमाम पत्रकारों ने जो समय अमेठी का हाल देखा है, अच्छा, वो रिकॉर्डों में है। जी बेबी भाई, बेबी सियासत जी, हाँ, मेरा एक सवाल है नहीं छोटा सा। आपने मुझे झोपड़ी की याद दिलाई तो मुझे झोपड़ी की याद आ गई। अच्छा, ये लोग तो झोपड़ी में झांकते रहे और अपना मंतव्य सिद्ध करते रहे। जी, आपकी सरकार 9 साल कार्यकाल पूरा हो चुका, 10वां पूरा होने वाला है। जी, प्रधानमंत्री आवास आपकी बहुत बड़ी योजना है, सैकड़ों हजारों लोगों को आप आवास दे रहे हैं। तो झोपड़ी का मालूम किया क्या आपने कि झोपड़ी मकान बनी कि नहीं बनी? या वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है वो? हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, बता दीजिए। गौरव भाई, अहमदाबाद में एक अरे विदेशी बेबी मेहमान के आने भाई, पे वे पांडे प्लीज, कंपनियों को ठग वे दिया पांडे गया प्लीज, था। मुझे पूछिए झोपड़ी मकान बनी कि नहीं बनी? गंभीर रहे, जी बोलिए। गंभीर विषय है। हाँ, बता दीजिए। आपकी डिबेट गंभीर होती कहती उस गंभीरता को बनाए रखें। जी बोलिए, बोलिए। देखिए, सरकार के स्तर पे, हाँ, राजनीतिक नेतृत्व के स्तर पे मंशा साफ है जी, हर गरीब को पक्का मकान देने का लक्ष्य है। ठीक है। कहीं कर्मचारियों के द्वारा अगर उसमें गड़बड़ी की जाती है, हाँ, तो हमारे जैसे कार्यकर्ता उसकी निगरानी करते हैं। अच्छा, ठीक है। हम उस पर शिकायत करते, उस पर कार्रवाई होती है। नहीं, झोपड़ी मकान बनी कि नहीं, बता दीजिए हमको। बिल्कुल बन गई। बन गई? जिस प्रकरण में सुनिए, हाँ, जिस प्रकरण, जो मैंने लखनऊ का प्रकरण उठाया था प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में गड़बड़ी का, जी, जो लोग गलत लोग, मैं अमेठी की बात कर रहा हूँ। सबके पेमेंट रुक गए। अच्छा, सुनिए, हाँ, अमेठी में जिस ग्राम सचिव ने हाँ, गलत तरीके से रिपोर्टें लगाई थी, उसको सस्पेंड हो गया, उसके ऊपर FIR हो गई। नहीं वैसे बेबे भाई अच्छी बात है, मैं आपके काम को मानता हूँ, साधुवाद भी देता हूँ। जो झोपड़ी के बाद आप बोल रहे थे जहां पर राजीव गांधी भी झांकने जाते थे, आपने बताया, और राहुल गांधी भी झांकने जाते थे, वो झोपड़ी मकान बनी कि नहीं बनी, बता दीजिए हमको। योजना आपकी है, मेरी बात, सांसद आपके हैं जी। अब मैं पर्टिकुलर उस केस के बारे में नहीं बता सकता, हाँ, लेकिन हमारी शासन ने रिकॉर्ड की संख्या में अच्छा, लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का, चलिए आप मालूम करें ना करें, मैं जरूर मालूम करूंगा झोपड़ी मकान बनी कि नहीं। ठीक है, ठीक है, देख लीजिएगा, चल मैं देखूंगा। अब आपने बाल उठाई है, मेरे कान में डाली तो जरूर पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, और अगर वो मकान नहीं बनी होगी तो शायद आप भी वहां झांकने जाते हैं, ये स्पष्ट हो जाएगा। दोबारा बनवा देंगे, दे दीजिएगा, सूची बनवा देंगे। चलिए ठीक है, मालूम करूंगा। ठीक है, प्रवक्ता कांग्रेस अभिमन्यु भाई बोलते हैं कि झोपड़ी में झांकने चले जाते हैं, वहां विकास नहीं करते हैं, तभी जनता नकार देती है अमेठी की बार बार। वो मकान आज भी नहीं बन पाया बोल रहा है, हालांकि सरकार इनकी है 10 साल से। भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो तो अलग अलग आरोप लगाएंगे जरूर, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने तो वादा किया था 13 रुपए किलो चीनी का। आखिरकार चीनी की मिठास सुन लीजिए। हाँ बोलिए, फीकी क्यों हो रही है? हाँ, गैस सिलेंडर पे हो हल्ला करने वाली स्मृति ईरानी जी, हाँ, अब गैस का सिलेंडर 350 से 1000 से ऊपर पहुंच चुका है। अच्छा, उस पे कभी उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाया? जीरे से लेकर टमाटर तक हर चीज पकड़ से दूर हो गया, महंगाई बेलगाम हो गई, जैसे कोई बेलगाम घोड़ा। पकड़ में क्यों नहीं आ रहे हैं आपके? क्यों लोगों की आमदनी लगातार घटती जा रही है? अच्छा, क्यों कुटीर उद्योग चौपट हो गए उत्तर प्रदेश में? आप विदेशी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, क्यों विदेशी इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं आया? अच्छा, क्यों बिजली आपने सबसे महंगी दी हुई है? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा रहेंगे। क्यों शिक्षा पर जो 6% बजट खर्च होना चाहिए आप 2% खर्च करते हैं? क्यों 60,000 वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है मेडिकल लाइन, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है? अच्छा, ऐसे जो सवाल, कोरोना लॉकडाउन में आपकी पोल खुल गई, आपकी जो सुविधा की बात करते थे उसकी कलाई खुल गई है। अच्छा, तो जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो कैग ने सबके सामने कर दिया कि किस तरह से अयोध्या जोन में भ्रष्टाचार पूरा। अभिमन्यु भाई, ये विवेक श्रीवास्तव बोल रहे थे भगत सिंह का आप नाम ले रहे थे, और भगत सिंह का कांग्रेस से दूर कोई नाता नहीं है, तो इनका तो सावरकर जी से नाता है ना। अच्छा, सावरकर जी नाता है। अच्छा, जो अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, इनको क्या अधिकार है बात करने का? अच्छा, इनसे सवाल पूछा जाए। और हमेशा कांग्रेस पार्टी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर रही। अच्छा, स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। अच्छा, और इनको बांटना नहीं चाहिए, बड़ी शर्मनाक बात है इनकी। अच्छा, शर्मनाक बात है। जो देश के महापुरुष हैं वो सबके वंदनीय हैं। अच्छा, इन्होंने हमेशा से पहले ये अंग्रेजों के तो साथ वीर सावरकर बंदनी नहीं है क्या? कोऑपरेट कराने के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, वीर सावरकर महापुरुष बंदनी है क्या? खड़े हुए हैं जी। आजादी के आंदोलन के दौरान भी जनता के अभिमन्यु साथ नहीं खड़े हुए थे। अभिमन्यु भाई, मैंने थोड़ा सवाल ले लीजिए।
आपने कहा कि देश के महापुरुष क्रांतिकारी वंदनीय हैं, सभी सम्मान करते हैं, आप भी सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं। तो जब आप भगत सिंह का सम्मान कर रहे हैं, सभी क्रांतिकारियों को सम्मान कर रहे हैं, तो वीर सावरकर से इतनी घृणा क्यों, उनका सम्मान क्यों नहीं करते हैं, क्यों उनके लिए अनाप शनाप बोला जाता है? हमें घृणा नहीं है। अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं कि आरएसएस भी आजादी से के आंदोलन से पहले बना हुआ संगठन है। अच्छा, अगर ये सचमुच में इतने हिंदू हित की बात सोचते हैं, देश हित की बात करते हैं, तो इन्होंने एक ईंट भी क्यों नहीं फेंकी अंग्रेजों की तरफ, एक गुलेल से पत्थर क्यों नहीं चलाया अच्छा, अंग्रेजों की तरफ? अच्छा, इनसे सवाल हमेशा जो पूछा जाता है वो हमेशा ये सवाल बना रहेगा कि तब ये क्यों जनता के खिलाफ खड़े हुए थे, इस देश के खिलाफ क्यों खड़े हुए थे? और आज भी जनता के साथ ये खड़े हुए नहीं है, जनता के खिलाफ खड़े हुए हैं, चंद पूंजीपतियों के साथ खड़े हुए। चले ठीक, जवाब नहीं आया मेरा। वीर सावरकर का सम्मान क्यों नहीं करते, मैंने पूछा, आप भी आरएसएस पे लेकर चले गए, ठीक है। विवेक पांडे आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे क्या? मैंने तो सवाल पूछे थे दो गौरव भाई, मैंने कहा था आप अपने माध्यम से पूछ लीजिए। अरे मैंने पूछ लिया भैया, वो जवाब नहीं देना, मैं क्या करूं? से भागेंगे। हाँ, मैंने तो सिर्फ दो सवाल पूछे थे, उन दो सवालों के जवाब मुझे नहीं मिले जी। कि एक पहले एमओयू, दूसरे एमओयू को साइन कराने के बाद दो एमओयू साइन करा के कितने अमेठी में उद्योग लगाए इन्होंने? अच्छा, कांग्रेस ने जो लगाया, कांग्रेस ने जो किया वो छोड़ दीजिए, उसके अलावा इनकी सरकार में क्या हुआ है वो बता दें। ठीक है, पूछ लेता हूँ। ईरानी जी ने आखिरी बार अमेठी का दौरा करते समय किस तरीके से जो दृश्य वायरल हुए थे, बिल्कुल हुए थे, वो एक सज्जन जनप्रतिनिधि का जनता के प्रति लगाव दिखा रहा था क्या? अच्छा। दूसरी बात कहूंगा, पत्रकार जब सवाल पूछते हैं, विपक्ष जब सवाल पूछता है, क्या कारण है कि भाजपा के लोग असहज हो जाते हैं? अच्छा, मुझे इसका जवाब दीजिए। ठीक है विवेक भाई, सत्ता में रह करके हमें आरोपित करते हैं, जी से जवाब देते हैं। सुन लिया विवेक पांडे को आपने? विपक्ष और पत्रकार सवाल पूछे, बात बहुत क्लियर है यार, आप दोहरा दो। चलिए मैं बता देता हूँ। आज एक जो पत्र सरकार ने जारी किया है, हाँ, मीडिया को लेकर के, मीडिया के बंधुओं को लेकर के, क्या पत्रकारों की कलम की स्याही पर भी अब सरकारी प्रतिबंध और सरकारी दिशा मार्गदर्शन के हिसाब से कलम चलेगी क्या? ये सवाल पूछना चाहता हूं मैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से सरकार को इतना डर क्यों? ठीक है, विवेक पांडे ने पूछ लिया है, विवेक से जवाब देंगे। क्या मैं सवाल दोबारा रिपीट करूं विवेक भाई, आपको अगर रिपीट चलिए मैं संक्षिप्त में बता देता हूं। विवेक पांडे का कहना यह है कि अमेठी में एमओयू हुए, तमाम चीजें हुई, स्मृति ईरानी ने वहां पर क्या काम किया, और लास्ट टाइम जब वो गई थी तो पत्रकार के साथ उनका वीडियो वायरल हुआ, तो उस पर क्या कहेंगे? और मीडिया के लिए जो लेटर अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है, लोकतंत्र की स्याही को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? विवेक पांडे ने पूछा है जी। देखिए, वो पत्र मेरे सामने नहीं है। अच्छा, तो उस पर कोई उत्तर दे पाना मेरे लिए भी तत्काल संभव नहीं है। ठीक है, दो पत्र की कापी आप मुझे भेज दें जी, तो मैं उस पर कुछ आपको उत्तर दे सकूंगा। रही बात स्मृति ईरानी जी के अमेठी से सांसद बनने में जी, AK-47 की उन्नत श्रृंखला के राइफल बनने का कारखाना अमेठी में चालू हो चुका है। अच्छा, अरे अमेठी की बात बताइए भाई, हरदोई मत लेके जाइए। लीजिए, नहीं, हरदोई में चालू है। हरदोई वाला ये AK-47 श्रृंखला का पता कर लीजिए। ये रसिया के सहयोग से चालू हुआ है। अच्छा, ये दूसरा चीज है। अच्छा, अपने को अपडेट रखा करिए। अच्छा, पेपले स्कॉट का प्लांट बता रहे हैं ना गौरव भाई? ये बबलिन स्टेट का हरदोई में, संडीला में ये 47 का है। 47 का है, AK-47 बता रहा है जी। ये रशियन गवर्नमेंट के सहयोग से हुआ है। अच्छा, इसी के साथ 40 उद्यमियों को NOC दी गई है। अच्छा, 5 उद्यमियों की बैंक गारंटियां मुक्त हो चुकी है। अच्छा, बिजली उपकेंद्र के लिए भी वहां जमीन का आवंटन हुआ है। अच्छा, ये सब वहां की करंट रिपोर्टें हैं। क्या बात है, इसको देख ले। विकास ही विकास। विवेक पांडे आप बोले विकास नहीं हुआ है, और तो जो NOC मिल गई है, NOC मिल गई, विकास हुआ है जी। सुन लीजिए जो वहाँ फूड प्रोसेसिंग उनके लग रही हैं, उनके कच्चे माल के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से अच्छा जिले में उगाने के लिए प्रगतिशील किसानों की बैठक करा के उसका भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हो गया है। अच्छा, समझ रहे हैं जी। तो ये सब चीजें जमीनी धरातल पर उतर रही हैं। चलिए, विवेक जी से कहिए यहाँ गाल बजाने के बजाय अच्छा एक दिन समय निकाल कर पत्र क्यों जारी किया? आपको हमको भी लेते चले। अच्छा, वे पांडे बोल रहे हैं अमेठी हुआ है, इनको भी ले जाइए। वे पांडे चलिए, अमेठी हुआ है, इनको भी ले जाइए। अरे आप भी चलिए साथ में। नहीं, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। अगर विकास इतना हो रहा है बहुत इनकी दबी हुई आवाज आ रही है, क्यों लगा रही है सरकार?
इनकी आवाज लगता है कांग्रेस गठबंधन में दब गई है। अच्छा, बहुत बहुत वीक आ रही है आवाज। चलिए कांग्रेस पूछ लेता हूँ। त्यागी जी, आखिरी कमेंट आपका क्या रहेगा? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हमें पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, विकास इन्होंने किया है और अमेठी इनकी दोबारा होने वाली है, साफ तौर पर कहना है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनको। जी देखिए गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई नीति नहीं है कि ये बताएं कि जो सफल रही हो। अच्छा। ये अपनी एक भी पुरानी नीति पर कभी चर्चा ही नहीं करते जी। ये जो सारी नीतियां चल रही हैं, चाहे मकान देने का हो, चाहे राशन देने की योजना हो, चाहे बिजली कनेक्शन देने की योजना हो, ये सारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाई हुई नीतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति थी? नोटबंदी की थी, उसको ये कभी प्रचार प्रसार नहीं करते। पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, काला धन पकड़ के लाएंगे। कहाँ है काला धन, इनसे पूछा जाए। ये कहते थे 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, कहाँ है 18 करोड़ रोजगार? इनसे सवाल पूछा जाए। कहाँ है 35 रुपए लीटर पेट्रोल? ये सवाल पूछा जाए। ये इनके वादे थे चुनाव के। बोला 40 करोड़ रोजगार मिल गया। जुमले हैं जुमले जी। किन मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? त्यागी जी सुन लीजिए, पाकिस्तान मंदिर अभिमन्यु भाई सुन लीजिए, विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं आप 18 करोड़ की बात कर रहे हैं, हमने 40 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। अरे शर्म आनी चाहिए, 82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं। हाँ। खुद मोदी जी ने भी इतनी बड़ी बात नहीं कही। आप क्या कह रहे हैं? आपने कहा से दे दिया रोजगार? खुद भारत सरकार ने क्या जितने रोजगार हमने दिया, 40 करोड़ कम से कम पढ़कर बैठा कीजिए यहाँ पर आकर, लोन मिला। बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आप बैठकर जिम्मेदारी से बात कीजिए। कहाँ है 40 करोड़ रोजगार बताइए? अरे देश के रोजगार घट रहे हैं। खुद सरकार ने सदन में कहा 20,000 बड़े उद्योग बंद हो गए, जिसमें करोड़ों रोजगार चले गए हैं। उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योग सब चौपट है। चाहे मेरठ का बुनकर उद्योग हो, मेरठ का कैंची उद्योग हो, स्पोर्ट्स उद्योग हो, सहारनपुर का लकड़ी फर्नीचर उद्योग हो, खेल उद्योग हो, मुरादाबाद का पीतल उद्योग हो, फिरोजाबाद का कांच उद्योग हो, सब चौपट पड़े हैं। आगरा कानपुर का चमड़ा उद्योग हो, कपड़ा उद्योग हो। आप सवाल करते हैं, आप बताइए कितने रोजगार दिए हैं आपने? कितनी भर्तियां खोली हैं आप लोगों ने? जी बोल रहा है 40 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिए, स्वरोजगार बढ़ाए हैं। गौरव भाई क्या आंकड़ा है ये? 80 करोड़ को मुफ्त राशन देते हैं, 40 करोड़ को रोजगार। हाँ, ये कौन सा आंकड़ा है? नहीं क्या मुद्रा लोन दिया है? 40 करोड़। अरे बोल रहा मुद्रा लोन दिया है, स्वरोजगार बढ़ाया भाई लोगों ने मिल बांट कर। इसका मतलब अच्छा 40 करोड़ के नाम पर आप लोगों ने खा लिया है। कैग में भ्रष्टाचार आपका आ रहा है। 17 करोड़ की बनने वाली सड़क आपने 250 करोड़ रुपए किलोमीटर में बनाई है। चलो ठीक है, अब वहाँ सीबीआई ईडी नहीं जाएगी। चलो ठीक है, विवेक पांडे आर्ग्यूमेंट लेता हूँ, आपकी सरकार। ठीक है विवेक पांडे बोलिए, चर्चा खत्म करता हूँ। विवेक भाई पांडे जी। गौरव भाई मैंने तो एक सवाल पूछा है कि अगर विकास इतना बह रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो पत्रकारों की कलम को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? चले ठीक है। एक कमजोर लाचार सरकार ही केवल अपनी आलोचनाओं को दबाने के लिए इस तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करती है। ठीक। अब क्या डीएम जो जिलाधिकारी है वो विवेचना करेंगे पहले कि अखबार में कौन सी खबर पत्रकार लिखेगा, कौन सी नहीं लिखेगा? चले तो मुझे बताइए इस खबर की सत्यता के पीछे सरकार की मंशा क्या है? पत्रकारों की लोकतांत्रिक आजादी के ऊपर सरकारी प्रहार क्यों? मेरा एक सवाल है बस। भाई जवाब दे दीजिए, चर्चा खत्म करता हूँ। देखिए पत्र मैंने देखा, पत्र देखा नहीं है, चलो ठीक है। अब पत्र मेरे सामने तो मैं चलिए मुद्दा रखूंगा किसी दिन, इनके पेट में दर्द, चलिए चलो ठीक है। ये ऐसे ही पर मैं आखिरी में जाते थे जरूर विवेक पांडे, सबको पता है कि सरकार तानाशाही कर रही है। विवेक पांडे में जाते थे एक बार जरूर बोलूंगा, जो आपने बात कही है, कलम पे ना कभी पहरा लगा है न लग सकता है। पत्रकार समाज का वो कड़ी होती है जिस पर किसी भी पहरे का असर नहीं होता है। समाज की लड़ता है और इसी लड़ने की जो साहस होता है भाई उसको अच्छा पत्रकार बनाता है। किसी लेटर के वायरल होने से, किसी लेटर के लगाने से पत्रकारिता अपना धर्म नहीं छोड़ती है, और यही पत्रकारिता का धर्म है। सवाल नहीं है जी, सरकार की नीयत पे सवाल। सरकार की नीयत पर चर्चा की जाएगी विवेक पांडे, चर्चा की जाएगी, सरकार की नीयत पे चर्चा की जाएगी। ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, चर्चा थी यहाँ पर अमेठी चुनाव की, चर्चा थी यहाँ पर आने वाले समय में क्या राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़ेंगे, क्या प्रियंका गांधी बनारसी चुनाव लड़ेंगी, और आने वाले समय में कांग्रेस की तस्वीर और तकदीर क्या होगी। चुनाव आ गया है और हमेशा की तरह कांग्रेस फिर सक्रिय हो गई है, कार्यकर्ताओं में उत्साह फूंक रही है और अपने आप को यहाँ पर मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। फैसला जनता जनार्दन करेगी कि किसको जनाधार देना है, और जनता जिसको जनाधार देती है वही सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठता है। जनता बदलती भी है और जनता लाती भी है। अब किसको लाएगी किसको नहीं लाएगी वो भविष्य के घर में निहित है, पर एक बात स्पष्ट है कि इस बार लड़ाई बड़ी गंभीर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सबको अपनी अपनी साख बचानी है। चाहे एनडीए की बात हो
चाहे INDIA की बात हो। फिलहाल जो भी जीतेगा, सरकार तो जनता की बनेगी, पर जनता के लिए काम करेगी तभी बेहतर परिणाम आएंगे, अन्यथा केवल बातों से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर सब लोग राजनीति जरूर करते हैं, पर जनता के मुद्दों पर राजनीति करना कोई नहीं चाहता। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।